आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के फ्लूइड मैकेनिक्स का विस्कोसिटी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सरफेस टेंशन खत्म हो चुका है, बर्नौली का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट, विस्कोसिटी बचा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी इसे पढ़ लोगे, दोबारा विस्कोसिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, नोट्स बनाना शुरू कर दो। एक एक पॉइंट बहुत आराम से समझना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे। तो चलो सबसे पहले विस्कोसिटी ही डिस्कस करते हैं, किसे कहते हैं। अच्छा, विस्कोसिटी डिस्कस करने के लिए लिक्विड के पास चलो, किसी भी फ्लूइड के पास चलो। तुमने एक चीज़ देखा होगा, कभी भी अगर कोई फ्लूइड है या वाटर है ऐसे चल रहा है विड्थ में, अगर विड्थ में चलता है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। लेयर्स की फॉर्म में जब वो फ्लो होता है तो सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे पहले पहुंचती है, सबसे नीचे वाली लेयर सबसे बाद में पहुंचती है। ऐसा होता है। तो कोई भी लिक्विड है, लेयर्स की फॉर्म में अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, इसकी मैक्सिमम है। यहाँ वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। भाई जाना तो ऐसे चाहिए था ना, लेकिन नहीं जा पाता बराबरी से। तो कोई भी लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। जब ये लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है तो ऊपर वाली लेयर ज़्यादा तेज पहुंच रही है, नीचे वाली लेयर नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेयर्स के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है जो इनको कह रहा है मत जाओ मुझे छोड़ के, कह रहा है मत जाओ मुझे छोड़ के। इसी फोर्स को विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। और जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। मीन किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड के रिलेटिव मोशन के बीच में अपोजिंग फोर्स लगता है वो विस्कोसिटी कहलाती है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं पहले कि बेसिकली विस्कोसिटी को हम समझें तो कैसे समझें। एक गिलास पानी ले लो, पानी एक गिलास ले लो, किसी बीकर में उसको गिलास में भर लिया। अब उसको ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे तुम हिलाते हो तो देखते हो कॉर्नर से ऐसे 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 राउंड 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 वो हिलने लगता है। अब थोड़ी देर के लिए रोको गिलास को, तो क्या होगा? हिलते 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 रुक जाएगा। क्यों रुका? क्योंकि उसके रिलेटिव मोशन के बीच में या लेयर्स के बीच में एक रोकने वाला फोर्स लग रहा था जो उसको रोक दिया उसने। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा, दो ग्लास ट्यूब ले लो, एक में पानी भर दो, एक में हनी भर दो। एक में तुमने पानी भर दिया, एक में हनी भर दिया। तुमने देखा पानी नीचे से बड़ी तेज निकल गया, हनी बड़े धीरे धीरे निकल के आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हनी को रोकने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से हनी धीमे आ पा रहा है। हनी की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है, वाटर की कम है। अच्छा, तुम किसी पुल में, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हो तो तुमको चलने में या स्विमिंग करने में कुछ तो तकलीफ होती है, ताकत लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि लिक्विड की विस्कोसिटी एयर से कम है। एयर में मैं बड़ी आसानी से चल सकता हूँ, लिक्विड में क्या है, मुझे चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। पानी में तुमसे कहूँ दौड़ो और एयर में दौड़ो, तो किस में तेज दौड़ पाओगे तुम? एयर में। पानी में धीमे दौड़ पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है। वर्ड समझ में आ गया होगा विस्कोसिटी की। अच्छा, अगर वर्ड समझ में आ गया तो हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की कोफिशिएंट को पढ़ते हैं विस्कोसिटी। बड़े आराम से समझना। मान लो मैं दो लेयर्स लेता हूं, एक लेयर मैंने ये लिया, दूसरी लेयर मैंने ये ले ली। ठीक है सर, इनकी लेयर्स का एरिया मान लो A और इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, या ऑब्जर्वर से इसको x1 डिस्टेंस पे कह लो, इसको x2 डिस्टेंस पे कह लो, इसको डेल्टा x कह लोगे, x2 माइनस x1। तो जो विस्कस फोर्स होगा किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? अगर इसकी वेलोसिटी हम v1 कह दें, इसकी वेलोसिटी v2 कह दें, तो ध्यान से समझो विस्कस फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करना चाहिए। मेरे हिसाब से विस्कस फोर्स सबसे पहली बार डिपेंड करना चाहिए प्लेट एरिया पे। प्लेट एरिया ज़्यादा है, मीन लेयर का एरिया ज़्यादा है, विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेयर का एरिया कम है,
विस्कस फोर्स कम लगेगा। ये मैंने कई बार इनर्शिया में कई बार एग्जांपल भी दिया है। एक 100 किलो के अंकल जी को दौड़ा दो, एक 50 किलो के अंकल जी को दौड़ा दो, अब दोनों को दौड़ाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा किसका इनर्शिया ज़्यादा तो किसका विस्कस फोर्स ज़्यादा है। दूसरी बात वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखो किसी भी क्वांटिटी के अपॉन में डिस्टेंस लगती है, आपको ग्रेडियंट समझ में आ जाता है। इसको 2 पॉइंट बेटा आप अलग अलग भी समझ सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी और डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस होगी कम विस्कस फोर्स लगेगा, कम डिस्टेंस होगी ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। वेलोसिटी का चेंज ज़्यादा होगा ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, वेलोसिटी का चेंज कम होगा कम विस्कस फोर्स लगेगा। तो इन 2 बातों पे हमारा विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। अच्छा, अगर इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे पास क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो F इक्वल आ गया ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लो। माइनस साइन मैंने ईटा के आगे क्यों लगाया, क्योंकि ये निगेटिव साइन ये शो करता है कि फ्लो और विस्कस फोर्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। फ्लो और विस्कस फोर्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ईटा होता क्या है। अगर ईटा की मैं बात करूं तो ईटा को ही हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, ईटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इतना बेटा नोट करो फटाफट। तो F इक्वल आपके पास आ गया माइनस ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ये ईटा ETA बनाओगे कैसे, N बनाओ उसकी टांग खींच दो, N गायब कर दो, ईटा। तो ईटा हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा चलो यूनिट्स ऑफ ईटा निकालते हैं। यूनिट ऑफ ईटा अगर मैं निकाले जाऊं तो मुझे ईटा इक्वल क्या दिख जाएगा, F अपॉन A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो फोर्स की यूनिट देखो CGS में पुट करो तो मैंने पढ़ी थी किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। एरिया की क्या पढ़ी है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या पढ़ी है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की क्या पढ़ी है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, एक पावर इससे कैंसिल आउट हो गई। क्या आ गया, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -1। तो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास क्या आ गई, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -1, या इसको हम कहते हैं डेकापॉइज। डेकापॉइज। अच्छा, इन सीजीएस में आप देखते हो तो किलोग्राम का बना दोगे ग्राम, मीटर का बना दोगे सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड, या इसकी होती है पॉइज। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है आपके पास, डेकापॉइज, और सीजीएस में क्या होती है, पॉइज। एक डेकापॉइज में 10 पॉइज होते हैं। एक डेकापॉइज में कितने पॉइज होते हैं, 10 पॉइज होते हैं। तो बात समझ में आ रही है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। यूनिट निकाल ली, अच्छी बात है। तो यार बेसिक है 11th का। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होती है, न्यूटन फॉर्मूला था, वैसे इसको न्यूटन ने बताया था। और आपके पास फॉर्मूला आ गया F इक्वल माइनस ईटा A dV अपॉन dx या डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। इसकी चलो डायमेंशन निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन में लग जाता है कि डायमेंशन ऑफ ईटा बताओ। तो डायमेंशन निकालने के लिए यूनिट आपने निकाल रखी है। किलोग्राम की डायमेंशन m, मीटर की L, सेकेंड की T। तो ml इनवर्स T इनवर्स, ये डायमेंशन ऑफ ईटा है। ठीक, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझ में आ गई। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन है वही विस्कस ड्रैग है, मीन जो विस्कस फोर्स है उसको फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट देते हैं। आज हम लोग कई सारी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे और कई सारे अपोजिट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें सिमिलरिटी क्या है। जो एयर फ्रिक्शन होता है और विस्कस फोर्स होता है, इसमें सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। सबसे बड़ी सिमिलरिटी तो यही है। अच्छा, तो सर सिमिलरिटी मिल गई तो डिफरेंस क्या है इसमें। अब डिफरेंस सोचो। तुमने ये सोचा, बड़े ध्यान समझना, तुमने ये सोचा कि जो विस्कस फोर्स है
वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही बात है। लेकिन सॉलिड में जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स एरिया के इंडिपेंडेंट होता है। पहली चीज, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो एरिया के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन विस्कस फोर्स क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे रिलेटिव मोशन की वेलोसिटी के एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो विस्कस फोर्स कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है और आपका एयर फ्रिक्शन कुछ चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। तो सिमिलरिटी भी है और डिफरेंसेस भी है। अच्छा, विस्कस फोर्स समझ में आ गया, विस्कोसिटी समझ में आ गई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी समझ में आ गई। तो बेसिक टॉपिक से मूव ऑन करते हैं और पॉइंट पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ, इसको जो उन्होंने बताया था। स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायरेक्ट एक बात बताई कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है, ये मोशन है अगर इसका, तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है और जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई r ईटा v। रट्टा मार लो। अगर कोई मेटेलिक बॉडी जिसकी रेडियस r है v वेलोसिटी से किसी मीडियम में जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है v वेलोसिटी से मोशन करती है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई r ईटा v। डेफिनेशन खत्म। अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई तो इसको डिराइव कैसे करेंगे? डिराइव करने के लिए हमारे पास डायमेंशनल मेथड होता है। तो डायमेंशन से इसको अगर हम प्रूव करते हैं तो इसका प्रूफ देखो क्या होता है। मान लो विस्कस फोर्स रेडियस पे डिपेंड करता है, ईटा पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बेटा अच्छे से समझो पहले पूरी बात को। ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, ये आपने डायमेंशन में खूब अच्छे से सीखा हुआ है। मैंने डायमेंशन में यूज ऑफ डायमेंशन की जो वीडियो डाली थी उसमें सारी चीज़ें समझा रखी है, आप चाहो तो वहाँ से इसको देख सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एफ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, r की पावर a, ईटा की पावर b, v की पावर c। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, r की पावर a, ईटा की पावर b, v की पावर c। इक्वेशन नंबर 4, वेयर k क्या है, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। अब दोनों साइड की आप डायमेंशन कंपेयर करो। f की डायमेंशन क्या लिखते हो, mlt की पावर -2। k की डायमेंशन कुछ नहीं होती, r की डायमेंशन l लिख दिया। ईटा की ml इनवर्स t इनवर्स लगा दो और v की lt की पावर -1 लगा दो। कंपेयर करो इसको। कंपेयर करते हैं तो mlt की पावर -2, यहाँ पे m की पावर कितनी है, b, अच्छा ठीक है, l की पावर a -b प्लस c, t की पावर क्या है, -b -c। अब अगर मैं दोनों साइड में कंपेयर करूं, देखो m की पावर b यहाँ पे m की पावर 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a -b प्लस c इधर कितना है, 1, -b -c यहाँ कितना है, -2। तो b की वैल्यू भैया उठा के यहाँ पुट करो, -1 - c इक्वल -2, तो c कितना आ गया, 1। अब b और c यहाँ पुट करो, a -b प्लस 1 इक्वल 1, तो a इक्वल कितना आ गया, 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। इन सारी वैल्यूज को 4 पे पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 4। तो f इक्वल क्या आ जाएगा, k r की पावर 1, ईटा की पावर 1, v की पावर 1। f इक्वल आ गया k r ईटा v। देखो अगर आप डायमेंशनली प्रूफ करोगे तो इतना प्रूफ कर दो, खत्म। लेकिन अगर आपको स्टोक्स लॉ जाना है तो रिप्लेस करो, क्योंकि आपने स्टोक्स लॉ को रट रखा है कि k इक्वल 6 पाई। तो k को अगर हम 6 पाई से रिप्लेस करते हैं